मैम आप स्टार्ट कर सकते हो। Okay, okay. Very good afternoon, our respected principal sir, speakers, and participants. Myself, Dr. Anuradha Verma, Head of the Department Sociology from SZRR PG College. Now, I would like to invite Dr. S.K. Padalia, Head of the Department Mathematics and NEC Coordinator of SZRR PG College, Dehradun, for welcome address. So please, over to you. So is this okay? संजय सर। Hello, Padalia sir, are you listening me? Yes, yes. Hello. Yes, मैम सुन रहा हूँ। ओके सर, थोड़ा सा आपकी आवाज कम, थोड़ा स्लो है। हेलो, हाँ आवाज आ रही होगी अब। हाँ सर, आवाज थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है? जी सर, थोड़ा सा और सर आप बढ़ाइए फोन से आप आवाज थोड़ा सा चेंज करो, अगर आपने फोन से कनेक्ट कर रखा है तो। मैं उसमें लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। ओके, सो लैपटॉप में भी ऑप्शन है सर माइक का। एक और मैं करता हूँ, चेक करता हूँ एक मिनट में। ओके। आनंद सर आप एक बार ट्राई कर लीजिए प्लीज। आप अनम्यूट करके चेक कर सकते हैं सर, विनय सर। मैं पर ही अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने। जी डॉक्टर सर। पदालिया कि उनका ना जब तक आप अनम्यूट नहीं करेंगे वो कैसे आवाज सुनाई देगी। सर ही इज ऑलरेडी अनम्यूट, वो काफी ना धीरे मैं धीरे तो उनकी आवाज आ रही पदालिया थी। जी अनम्यूट नहीं है ना। मैं डॉक्टर संजय कुमार जो है ना पडालिया, ये अनम्यूट नहीं हुए हैं अभी। सर उन्होंने अभी फिर से अपने आप को ना म्यूट कर लिया, मैंने फिर से अच्छा, अब अनम्यूट कर अनम्यूट दिया है, सर को। अब अनम्यूट हाँ है। जी सर। डॉक्टर पडालिया जी बोलिए। नहीं, ये आप संजय सर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो यस सर। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ थोड़ा हाँ तेज सर, बोल। ये सर आ रही है। अब देखिए ठीक है। हेलो हेलो हेलो। और मुंह के पास लाइए इसको, माइक जी को। जी। हाँ तब आएगी। हेलो, अब देखिए। प्रॉब्लम है दूसरी। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। जी जी, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। जी जी, ठीक 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 ठीक। हेलो हेलो हेलो। यस सर। जी जी ठीक, ओके। So ma'am, I think it's 2:50. So within 10 minutes the all the participants के काफी joinings के लिए आ रही request. ओके, वी विल ज्वाइन ऑल द पार्टिसिपेंट्स जितने भी आ रहे हैं। हम 3 o'clock राइट स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो मैं अभी उनको ज्वाइन कर दूं या अभी वेट पे नहीं रखा सर, जाए? ज्वाइन करते रहिए, जो जो आ रहे हैं आप ज्वाइन कर दीजिए। और मुझे वो ऑडियो वीडियो का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो बोल रहा है उसी का वीडियो आए, ऑडियो वीडियो। बाकी सब म्यूट रहेंगे। तो वी विल मीट अगेन 3 o'clock। ओके। यस मैम, स्टार्ट कीजिए। Very good afternoon, our respected principal sir, speakers and participants. Myself, Dr. Anuradha Verma, Head of the Department Sociology from SZRL PG College. Now, I would like to invite Dr. S.K. Padalia, Head of the Department Mathematics
and NEC coordinator of SERL PG College, Dehradun, for welcome address. Please, sir. थैंक यू मैडम। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको? हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। Yes, sir, you are audible. ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आज ये बड़ा शुभ दिन है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, जिसको हम आज मना रहे हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी पार्टिसिपेंट्स को और हमारे डिग्निटरी जो आज मुख्य वक्ता और वक्ता के रूप में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मैं IQAC का कोऑर्डिनेटर हूं, इसलिए डॉक्टर अनुराधा मैडम भी हमारे साथ IQAC में और NEC में और सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं। तो ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने उनके माध्यम से बनाया है, जिसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि वे बहुत अच्छा, उनके द्वारा एक इनिशिएशन ये किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा वर्मा मैडम को देता हूं कि साइको सोशियो इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 ऑन सोसाइटी पर उन्होंने इस पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। उनको साधुवाद है। और इसके अलावा जो आज हमारे इसमें वक्ता और मुख्य वक्ता आ रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। बहुत सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जिनमें मैं डॉक्टर विजया ढोंडियाल मैडम को बहुत अच्छी तरह से पर्सनली भी जानता हूं, वे भी यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत है। मैं इसी क्रम में हमारे प्राचार्य जी प्रोफेसर बोड़ाई साहब, जो एक एंथुजियाज्म उनके साथ रहता है और हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं, उनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर विजया रानी ढोंडियाल जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो सामने मुझे दिख रही हैं, मैं उनको भी, जो डीन हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन के हैं SSJ कैंपस जो अब विश्वविद्यालय बन चुका है, मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये निश्चित रूप से एक सफलता है कि विश्वविद्यालय के रूप में SSJ कैंपस का और बढ़िया योगदान होगा। और ये उनको नए विश्वविद्यालय बनने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रोफेसर श्याम लता जुयाल, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, GKV हरिद्वार से हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और आज आपका भी एक वक्तव्य होना है। डॉक्टर शालिनी बोरा, APSG डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से आप आ रही हैं, जो आपके द्वारा भी एक यहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत होना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है मैम। डॉक्टर किरण बारा मैडम हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सोशियोलॉजी की, SGDPC कॉलेज रुड़की से आप भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ 4 मुख्य वक्ता के रूप में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि मोर देन 40 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तक, और अभी समय है क्योंकि और भी लोग आएंगे। आयोजक होने के नाते डॉक्टर अनुराधा वर्मा का बहुत अच्छा प्रयास है, जो हमें NEC के माध्यम से या NEC के रूप में उसका बहुत फ़ायदा मिलता है कि हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई एक्टिविटी इस कोविड काल में हुई है। कोविड जो एक पैंडेमिक पूरे विश्व में चल रहा है और उससे हम लोग सभी लोग पीड़ित हैं इस समय, लेकिन निश्चित रूप से उससे भी निकलने के लिए हमारे पास कई चुनौतियां हैं। ऑनलाइन एक माध्यम है, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये एक बहुत सुकून है। उस टेक्नोलॉजी को भी धन्यवाद जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, वेबिनार और सेमिनार के माध्यम से अपने विचारों को रखने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय हमारे महाविद्यालय की इस एक्टिविटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के लिए दिया है। साइको सोशियो इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 ऑन सोसाइटी के विषय पर आयोजित इस वेबिनार में समाज में व्याप्त इस बीमारी को निपटने के लिए आपका चिंतन मनन और इस पर मंथन होना है। वास्तव में कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आना है, ये मुझे आशा है और विश्वास भी है। इसलिए मैं पुनः समस्त विद्वान और विद्वत समाज और विद्वान प्राध्यापकों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर अनुराधा वर्मा मैम। Thank you, sir. Thank you so much. Now,
I would like to introduce about the webinar. The current pandemic situation really caused a lot of stress and challenges in all human beings across the globe. The aim of the webinar is to discuss psychological and social impact of COVID-19 pandemic situation. Also through the discussion, finding a way of individual resilience and coping strategies to lead a life with a positive approach. Before starting our session, I would like to introduce our guest speaker. First of all, I would like to introduce Professor Vijay Rani Dhanjal. Good afternoon, ma'am, and welcome. Ma'am is a Dean and Head of the Department Education, SSG Campus Almora, since 1984 to till now. She has 30-year experience of research. She organized many refresher courses, workshops, short-term courses. Her research specialization in literacy, human development, counseling, and a vast experience of a social work. She awarded from state and university for outstanding work in field of literacy development, women empowerment, and NSS. In university, she worked as an assistant proctor, assistant DSW women, coordinator net coaching, joint director, research, etc. Now, her topic for the webinar is psychosocial impact of pandemic on teaching learning processes. Welcome, ma'am. Over to you. Now I request, ma'am, over to you. Session over to you. Hello, are you listening me, ma'am? Hello? Hello? Please join. Please join. Please joining. She's joining. I think Ma'am, ma'am is you can speak. okay. I'm over to Dhondial ma'am. The session over to Dhondial ma'am. Is she there? Hello? I think network. Madam is connecting us. Yes, she's connecting, ma'am, but I think audio. Is there any problem with her? Ma'am, are you listening me? I think there's a little bit problem about. Hello? I think some audio problem. Please wait. Uh, Please uh, wait. yes, Please ma'am. wait. There is some audio problem. Please wait. Okay. Please join. Okay. Now I will, there is some audio problem with them, so we will connect them after our second speaker. Now I would like to introduce Professor Shyamlata Jewel ma'am. Ma'am, are you there? Yes, ma'am. Hello. Yes, yes, yes. Can I connect you from Jewel ma'am? Yes, yes, ma'am. Okay, I'm telling about a brief introduction about the ma'am. She is from Department of Psychology, Gurukul Kanya Vishwavidyalaya, Haridwar, working from last 24 years. She is a member of 10 editorial and advisory board of prestigious journals. Yes, ma'am. Her specialization in research methodology, personality development, clinical psychology, and applied psychology. Number of books edited by her is 5. She published 55 research papers in national and international journals. Number of paper presented at national and international conference seminar is about 75. She organized 10 conferences, 15 PhD theses, and 150 dissertation supervised by her. In webinar, she also visits a lot of countries for the presentation of her international papers. Countries like Canada, Paris, Hong Kong, Singapore, etc. In webinar, her topic is psychological impact of COVID-19 on society. Now I introduce our third speaker. First of all, I will introduce all the speakers, then we will start the session. Our third speaker is Dr. Shalini Vora. She is presently working as Assistant Professor Senior Grade in Department of Humanities at University of Petroleum and Energy Studies, School
School of Engineering, Dehradun, since 2008. She has 20 years of rich experience in field of education. She undertook major responsibilities and performed various roles in a campus: cultural convener, CSR committee member, social welfare, core team member of NSS, etc. She organized 30 plus events and handling other administrative responsibilities, departmental plus university level. She had the opportunity to organize many events, university cultural feasts like Urja, including international conferences and workshops as well. She developed many courses on blended mode: English mind body wellness, open elective, sociology open elective, and universal human values and ethics mandatory courses. She has 80 plus publications in various national and international journals, including 5 book chapters. She worked as associate head in DOH, coordinating all academic administrative responsibilities of humanities. Now in our webinar, her topic is COVID-19, emerging psychosocial anxiety, coping strategies, welcome strategies. Now, at last, I want to introduce Dr. Kiran Bala Nautiyal. She is presenting working as a head of the Department Sociology in SSDPC Girls College from last 12 years. She is a gold medalist in MS Sociology in 2005 from HNB Garhwal University. She awarded by environmentalist and brand ambassador of Forest Department, Uttarakhand, Shri Jagat Singh Jagli, for outstanding work in the field of environmental conservation by presenting a model of 100% survival of the plant, NSS for excellent work in different areas of social services, Bharat Vikas Parishad for teaching on Teachers' Day. She has applied her research work in practical way by launching a new initiative, Mera Ped Hamara Paryavaran program towards environmental protection, successfully completed in every section. Number of research papers published in national, international journals are 20. Her topic for our webinar is Life in COVID-19 Phase A, Sociological Perspectives. Now, at the end, I want to welcome our first speaker, Dr. Dhondial. Is she listening to me? Ma'am, are you there? Hello? Ma'am, are you listening me? Are you joined with me? Join us in the webinar. Hello, Dhondial ma'am, are you joined in the webinar? Hello? Ma'am, she is, I think, some network issue. Okay. I'm trying to contact with her. So please आप श्यामलता मैम से Okay. start कर सकते हैं अभी. Okay. Welcome, Shamrita ma'am. I invite you for starting our session without delay. Okay, ma'am. Please welcome. Thank you. Okay, ma'am. Good afternoon to all. I would like to focus my topic, the impact of COVID-19. Actually, the impact of COVID-19 directly related to psychological health, well-being, and quality of life of people. It is likely that people are feeling fear of falling sick, helplessness, hopelessness, stigma, and even anxiety of death. There are two types of impact affect the psychological health of the people. One, impact of corona disease, and two, effect of lockdown. Impact of corona-19 increase higher perceived risk, anticipatory fear, and anxiety. Fear and anxiety are the agent of depression, which affect mental health and also adversely affect one's lifestyle. And the effect of lockdown applied in 3 areas: physical movement out of home, social distancing when outside of the home, and restricted availability of most public services. Due to, above all, sudden loss of employment along with financial stress could enhance the psychological impact on the working, or with financial stress could enhance the psychological impact on the working community, shown by means of increased aggressive behavior
as well as post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder means like OCD, obsession compulsion behavior, and paranoia. वॉशिंग द क्लोथ, जैसे हाथ धोने का है तो इस समय कोविड-19 में वॉशिंग हैंड का बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस है. आफ्टर कोरोना एंड ऑफ द कोरोना वायरस, it is developed, it may be developed in the sense of OCD, obsession compulsion disorder. Means people every time washing hand, washing clothes, washing house and cleaning house, this kind of development also I think in future after end of the corona people carry on. And OCD जैसे आपका frequently cleaning clothing and home agent, and again due to fear of infection. A fear of infection, every time fear of infection like developed paranoid symptoms, persecutive paranoid symptoms. Impact of lockdown in likely to be heaviest on those who are alone, poor, aged, and already sick people. They are known to have higher risk of acquiring the infection, high level of depression, and anticipatory stress, anxiety, along with loneliness. Anticipatory fear and anxiety is very important factors which affect people mental and psychological health, psychological well-being, and quality of life also, which affect not only mental health but lead to be decline in lifestyle, quality of life, and ultimately sleeping and eating disorder like insomnia, anorexia, or vice versa. India is a family-centered country by virtue of its social structure. A variety of personal and social resources that help cope with such crises. Family is one such vital resources, and being close touch with relatives in real life or virtually via social media or internet elevates stresses considerably. In fact, the extended time spent with family members, free of the stress of normal working and social days, school days, may well have strengthened family bonds and restored balance to life, leading to an actual improvement in the quality of life during the lockdown. Of course, the opposite situation prevails with those who do not get along with their families. Actually, more conflict, including more conflicts and promoting poor outcomes during the periods. However, resilience and healthy coping strategy will help even high-risk individuals to stay positive view of lockdown as a good time to improve their relationship with their families. One thing is very important on above note, that is perception of individual towards COVID-19. Perception of individual towards COVID-19 play an important role, either increasing the psychological impact negatively or positively. अगर किसी सिचुएशन को हम परसीव पॉजिटिव करते हैं, इसमें पॉजिटिविटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, देन वी मिनिमाइज अवर साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, or any other type of sleeping disorder, especially insomnia and anorexia also. If we perceive positively in the sense of the लॉकडाउन पीरियड में हम सब लोग होम क्वारंटाइन हैं, तो होम में क्या है कि फैमिली बॉन्डिंग भी स्पेशली हम लोग डेवलप कर सकते हैं, और एज ए कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिविटी भी हो सकती है. तो इट इज डिपेंड ऑफ परसेप्शन, हाउ अवर परसेप्शन इज affect our psychological and mental health. Psychological and mental health totally depends upon, not only in corona time, depends upon perception. How we perceive our society, how we perceive our relationship, how we perceive positive or negative, optimistic or pessimistic. It is very important
important factor. And providing psychology, government also providing different kind of help and different kind of intervention programs also. But to minimize the corona effect and psychological impact of corona, our mental health and physical health and psychological well-being and all that, providing psychological first aid and counseling and quite essential during an epidemic period. It helps in reducing psychological distress, promoting adaptive coping strategies to deal with the situation. Despite the efforts of WHO and other public health authorities to contain the COVID-19 outbreaks, constant support for mental and psychological well-being in different groups of society during the outbreak should be highest priority. A large longitudinal study should be conducted in the current time to guide policy makers in understanding the psychological impact. There is a need for considering mental health issue by the policy makers while planning interventions to fight the pandemic. Thank you. Thank you. It is not audible. It's audible. Yes, audible. Madam Boli. It is not audible. Ma'am, you are Yes. audible. Yes, yes, just, audible. Just wait for it. Anuradha ma'am, you can continue after unmuting yourself. Anuradha ma'am is not Yes. audible. Yes, okay. Yes. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, Yes. for your lovely lecture. Now, I would like to invite our dynamic personality of our college, Professor V.A. Borai, our principal sir, for his motivating words. So please join us. Yes, I would like to congratulate Dr. Verma for organizing such an important webinar, because I think this is the need of today. I just raised two things. First of all, I commented that very good topic is selected, because selection of speakers is also very good, because the people I have seen, and Shyamlata Jyal was speaking very well. Thank you. And there was a question with her, how to maintain QOL, quality of life, in such circumstances. Because you must have seen that students community, because most of us are, I think, teachers, the students community is also in a kind of stress. Even teachers are also in a kind of stress. Yeah, and the families are also in a kind of stress. So how they can maintain quality of life? I don't know, Dr. Jyal is a psychologist or a sociologist, because No, I'm psychology professor. psychologist. Then you can Yes. can suggest us that Yes. how we can maintain our quality of life as it was before the lockdown periods. Yes, before the lockdown periods. Yeah. As quality of life, actually quality of life, maintaining of quality of life depends upon many factors, like hopefulness. Optimistic attitude is very important. If we are optimistic, we are perceived positively, so any situation we understand in positive manner. जैसे हम सोचें कि इसका भी एंड होगा तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमारी उसी सिचुएशन में लौट आएगी. क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितने साधन है या आप क्या कर रहे हैं. इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा परसेप्शन कर रहे हैं, कैसा पॉजिटिव ले रहे हैं. निगेटिव में भी आप किस चीज को पॉजिटिव लेके और उसको उसमें वर्क कर रहे हैं. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास बहुत लग्जरियस होंगे या बहुत होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपका कोई अर्थ होता है. इसका कोरोना में क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हुआ है. स्टूडेंट का भी, टीचर्स का भी हुआ है, पेरेंट्स का भी हुआ है. इवन इसमें
इसमें इस टाइम में तो अगर हम बोलें तो जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, कोपिंग स्ट्रेटजी हैं, जैसे योगा है, योगा के थ्रू हम थोड़ा सा अपने आप को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग होम फैमिली का, जैसे मैं अभी आपको बताया कि फैमिली के जो मेंबर हैं, जब हम लोग अलग अलग रहते हैं तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड पूरी तरीके से उस फॉर्म में नहीं कर पाते हैं, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, बच्चों के लिए भी होंगे। अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम ये अंडरस्टैंड करें कि हमको ये समझ में और ज्यादा हमें जानने का मौका मिल गया कि किस तरीके से हम क्या क्या हमारे पार्टनर की या हमारे बच्चों की या किस तरीके की उनकी डिमांड है, कैसा एटीट्यूड है, तो उनका एटीट्यूड को पॉजिटिव मैनर में ढालने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, या फैमिली के मेंबर एक दूसरे को जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं उस पे आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट in terms of quality of life. So quality of life is not a like any kind of luxurious or any kind of enrichment or enhancement of the attitude, but it is only positive attitude, optimistic attitude, and understanding and acceptance also. That's great. Thank you. Actually, I had no idea whether we can ask the questions in between the discussion in your lecture. No, it is or not. There is some special session kept for Yes. all these things. I had no Ji. idea about it, but because I'm also feeling, and I have seen most of the people, there is a change in all those people. When we are going to our institution, meeting the people, in some or the other way, we are keeping them busy. But even then, I have found that there is some difference. So previously, before 22nd of March, our working, our style, our everything was different. Totally And different. Yes. This July or August, in the month of August, the things have changed. That's why I raised this question. I don't know, but overall, I got actually I did work in QOL long back, 20 years back, or I think in 1992, I worked to determine the quality indicators, quality of life indicators in some region, especially in rural areas of Garhwal. That's why I was a little bit interested in QOL. So, because you are a psychologist, you could have. But sir, only due to corona lifestyle, quality of life is not matter. Otherwise, अपनी बिना कोरोना के भी तो लाइफ में बहुत सारे ups and downs होते हैं। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन मेरा we maintain our quality of life. पर्टिकुलरली कोरोना पीरियड में लोगों को आपको सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का, इन लोगों का, because you people can suggest we people. Even sometimes I don't know how to deal with the students, how to deal with our colleagues, because everybody is in a kind of stress, as you were telling. That is true. Everybody is in a kind of stress which we don't know even. Actually, it is anticipatory fear and anxiety. Yeah. Anticipatory fear and anxiety is more important in this reference. So later on, I think you can suggest we people that what we should do during these days. And I think number of other, I was looking with Dr. Dhondial, she is also with us. Then Dr. Shalini Vora, I have heard her name a lot from Dr. Verma. Usually she tells about her that how much work she is doing with her. So there are very good people in this webinar, and I think it should be a very much successful. And in last, after all the views of all the speakers, you can make a kind of list that what we can do for students, what we can do for staff, what we can do for other non-teaching staffs in the colleges. Because this is, whether we realize it or not, but it is a peculiar situation in front of all of us. So I would like to congratulate all of you that you are giving very good support to my college Department of Sociology, and my faculty members, we people, we are always ready. And I requested Dr. Verma to organize such a kind of webinar, which can help us, or our students, it can help. Because if it will help us, automatically it will percolate to students, community, and all over our system. So I'm highly thankful to Dr. Verma, who is taking pains and organizing this webinar. I think you must have a schedule that now who is who. There must be a speaker's tally that who is going to speak now. So Dr. Verma, please continue. Thank you, sir. Thank you so much. Unfortunately, Dr. Dhondia have an audio problem. She couldn't connect with us. So
further hope she will connect with us. Now, I would like to invite Dr. Shanli Vora from UPS. Dr. Shanli Vora, over to you. Thank you, Dr. Anuradha. So I have prepared a PPT that I would like to share with you people. So let me open it. Yes. So may I start? Yes, of course. Okay, first of all, thank you so much. A very good evening to all of you and happy Independence Day. I extend my deep regards to all members of organizing committee of SDRR College for giving me the opportunity to extend my thoughts on psychosocial impact of pandemic COVID-19 on society, and greetings to all speakers from various universities and including all participants. As we all know, and we are aware that the deadly disease COVID-19 has engulfed the countries across the globe and will have far-reaching implications for the society, economy, and people at large. It creates a various anxiety disorders among all and also generates income insecurity, fear of joblessness, loneliness, family tensions, domestic violence, children addiction to phones and online games. Also, pressure of online classes among children in elderly people, as already discussed by Dr. Shyamlata, and women as a whole. It causes lots of implications. So if I'll talk about the pandemic situation, so according to Cambridge Dictionary, a pandemic is referred to a dangerous disease that exists in almost all of us, all the people. And we know that life is not a bed of roses and uncertainty will always be there. In 2003, the outbreak of SARS and Ebola virus had caused a lot of public fear and led to entire population to lot of stress, anguish, and due to what they feel vulnerable. And now again, we all are facing the same situation. Now, I would like to put forward the idea. The pandemic impact is equally on all segments of the population, but there are several social groups are more vulnerable, I can say. It includes elderly people, women, working, non-working, and children. So the current study is, like I did a survey, I conducted a short study with survey-based approach and found heart-probing result, which I would like to share with all of you. And I can't take much time. So as a whole, I'm telling you, as old age is a universal phenomenon, and the fact that the continuous process of growth beginning from infancy and coming to old age through childhood and adulthood, that is ultimately terminates with the death of individual. Elderly people are exposed to vulnerability of aging process. Elderly people are at higher risk of COVID-19 infection due to decreased immunity, and few of them having chronic disease because of lockdown. They also suffers loneliness, and their impaired cognitive abilities add more sufferings. That's why old people are dying more. They are prone to chronic bronchitis, and even many live alone and struggling. So these sectors requires a lot of special care, including counseling, digital content, ensuring adequate nutrition. Family members need to be sensitive to their early symptoms of COVID-19. So if we'll follow, then definitely we'll be able to care our elderly people.
Now, the second survey I conduct in this regard, it's about impact of women, working, non-working, both. So I would to raise few points regarding this, like according to the estimates of UNICEF, India would have the highest number of forecast births in the month of lockdown period. COVID-19 was declared pandemic. The COVID-19 crisis has placed unprecedented demands on our social service, healthcare system. Women are increasingly at a greater risk of sexual and domestic violence, disruptive to their healthcare service. So I also conducted a short study, a survey, and I found a terrific result, and which I would like to put it forward to you people, that working women, and we can say female, including female teachers, and who, because they are managing household work as well as the online tasks, creating high daily stress, which leads to like a threat to their well-being and health as well, including physical and mental health. Symptoms, common symptoms includes like the ailments, mood swings, and further escalate into depression, anxieties, and even I can say lower quality of life. A comprehensive self-care plan for stress-reducing strategies with the most scientific support, including yoga, exercise, and mindful meditation in daily routine, I think it is required. And no specific skills are required for mindfulness. We can do it at any time. And we can practice for minutes. We have to take out time for ourselves. So it will definitely, we can be overcome through mood swings, and we will improve our self-awareness. As principals asked about it, so I suggest these measures, and these are very useful for the upliftment of all beings, including women, including everybody. And it will definitely regulate the emotional balance approach as well. So looking for the example of true leadership in a crisis, if I'll talk about ladies from Finland to Taiwan and from Germany to New Zealand, women are stepping up to show the world how to manage a messy patch of our human lives. So there is a need to be a gender sensitive approach in the family, and motivational approach is required to fight against pandemic. Now, of course, yes, health anxiety is common in all sectors, and because of that, anxiety and depressive disorder is there. Even media is during COVID-19 outbreak causing lots of information overflow through social media with really heightened our mental stress. So we should not like listen to much news regarding COVID-19. Yes, surely we should be aware about what is happening all around the world, but don't indulge yourself too much listening what is happening. Means no need to see so much news related to COVID-19. That's it. Now, if I talk about the coping mechanism, we have all do's and don'ts, what to be done, what not to be done, to maintain positive mental and physical health. Our mobile phone keeps on telling us what to be done by us and what not to be done. But the question here arises, do we are following all preventive measures? Do we regularly including coping strategies such as mindful meditation, healthy diet for raising our immunity level? Do we support our members of our family providing individual health to group health? It's a progressive approach and we should do it. If yes, we are following, then definitely we can overcome our stress and anxiety.
So if I'll say the locus of control, how to control this pandemic situation. So it is our resilience approach which help us to overcome fear and generates the sense of wellness and optimism in all of us. Now, coping strategy is our own responsibility, if I'll suggest. So as I said earlier, that life is never be bed of roses. Today there is COVID-19, tomorrow there will be some other virus. Your self-determination potential and power of optimism, our living values will help to overcome the present situation. Also, why should we blame people and other situations for our misery? Human resilience is to adapt the present situation, face the challenges, and bounce back the optimism with faith. So we should adopt proper measures for reducing current crisis. Our Indian Indian wisdom also, this teaches us, adapt living values, apply it, not only adapt, but we have to apply it. As charity begins from home, so we should apply it and hope for the best. Hope that together we shall and we will be able to overcome this situation. That ability is required. So at the end, I would like to say only one thing, like positive human resilience is the way to dissolve anxieties and evils from our society. So our approach should be progressive, individual health to world health. So positive affirmation is definitely give yourself a positive talk. Talk to yourself. A positive feeling. Yes, you can do it. God is with us. And our living value, sense of responsibility is a way to lead a life in this pandemic situation. So I'm not going to take much time of yours. And definitely a picture is what representing you a healthy way of living. So with this, I am ending my session. Thank you. Thank you so much, Shalini. Thank you so much for listening patiently. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Shalini, for your wonderful session. Now, I would like to invite Dr. Kiran Bala Notia for her lecture, for her session. Ma'am, are you listening me? Dr. Kiran Bala? Hello? Ma'am, are you listening me? Yes, yes, of course, ma'am. Yeah, okay. Now, ma'am, over to you. Okay. Now, 1 second. Kiran ma'am, sorry, you can start video also. Hello? Yes, ma'am. Kiran ma'am is there? Yeah. Ma'am, are you listening us? Hello, is there any problem? I think video. Okay, video problem. Only it's okay. If video is not working, then you can go on. Hello, Kiran ma'am, are you there? I think Kiran ma'am has disconnected. I think some video share नहीं हो रही. That's why I think ma'am फिर से connect करें. Okay, okay.
अरे मैम आप कलेक्ट नहीं कर रहे। Okay. So Kiran madam is continuous trying. We have some technical problem. Kiran ma'am, you can unmute yourself. Okay. Yes, Yes, yes. okay. Now it's perfect. Yeah. Welcome, ma'am. Now. Yeah. अब आवाज आ रही है मैम? Yes, 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 ma'am. welcome, ma'am. Yeah. Welcome. Good afternoon and happy independence to all. First of all, I would like to express my sincere thanks to SDRR College, Sri Mahant Devendas Maharaj Ji, Secretary SDRR College, Professor B.A. Wadai, Principal SDRR College, Dr. Anuradha Verma, convener of this webinar, who gave me this opportunity to express my views on the topic social impact of pandemic COVID-19 on society. As we all know, COVID-19 pandemic has affected each and every aspect of human life. We cannot separate human life and society. Society is not just a group of an individual, but is a system of relationship between individual. और कोविड-19 फेज में जो सोशल रिलेशनशिप है वो ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ रहे हैं और ये ब्रेकडाउन जो सोशल रिलेशनशिप का है, द ब्रेकडाउन ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ कोरोना एपिडेमिक। यूएन ने भी यह एक्सेप्ट किया कि विश्व के लगभग सभी देश इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। वास्तव में जब हम कोई महामारी या संकट की बात करते हैं तो एक व्यक्ति एज एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं विकृत होने लगता है। अगर हम सोशियोलॉजिकल एंगल से उसको कहें तो वो डेविएशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है अकॉर्डिंग टू मार्टर। इमाइल दुर्खीम इस स्थिति को एक एनोमिक कंडीशन कहते हैं और इस एनोमिक कंडीशन ने क्या किया, हमारे सोशल फैब्रिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये नुकसान हम किस रूप में देखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, वो अकेला नहीं रह सकता और कोरोना ने उसे उसके जो सोशल रिलेशनशिप हैं उनको बहुत संकुचित कर दिया है और समाज की जो सभी इकाइयां हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं फंक्शनल रिलेशनशिप के बेस पर और उसकी वजह से सोसाइटी में एक अनिश्चितता, असंतुलन और इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। कोविड-19 मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है और किन किन एस्पेक्ट को ये इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं कुछ इसके पक्षों पर बात करना चाहूंगी। उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है सोशल रिसेशन। सोशल रिसेशन जिसको हम सामाजिक मंदी कहते हैं। वी ऑल नो कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरी दुनिया आज आर्थिक मंदी की स्थिति से जूझ रही है और भारत ने भी एक इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है। इसी तरह की मंदी जिसकी बात हम आर्थिक क्षेत्र में करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ सामाजिक क्षेत्र में। उसी मंदी को एक सामाजिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। उसको अगर हम देखें तो उसके स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं, जितना मैं एक्सप्लोर कर पाई हूँ, जितनी मेरी समझ है और जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कि लोगों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बढ़ गई है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। सोशल साइंस के स्कॉलर होने के नाते मैं ये कहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे रिलेशनशिप के बीच में कितनी दूरी है और हम एक दूसरे से कितने दूर हैं। लेकिन हम दूर नहीं हैं, हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं है, हमें उससे बचना है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सोशल डिस्टेंसिंग को बोगार्ट्स ने सबसे पहले सोशल रिसर्च में इसका यूज किया और उन्होंने इसको एक रेटिंग स्केल की तरह मापा जिसमें कि हम कास्टिज्म की जो स्टडीज हैं, जो रेसिज्म के से रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं, कम्युनलिज्म से रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप किस दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से वो कितनी घृणा करता है और कितना प्रेम करता है, इसको मापने के लिए ये पूरा स्केल है। तो इस मायने में सोशल साइंस के स्कॉलर होने के नाते
ये सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है वो कन्वर्ट है फिजिकल डिस्टेंसिंग की तरह हमें उसे देखना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक एनोमिक कंडीशन है सोसाइटी की और ये अपने आप में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इस सोशल डिस्टेंसिंग ने हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। और जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपने आप में अकेले नहीं है, उन इंस्टीट्यूशन के साथ हमारी इकोनॉमिक जो एक्शंस हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वे सभी जुड़ी हुई हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट इस सोशल रिसेशन का आता है, मैं अभी आर्थिक मंदी की बात कर रही हूँ कि ये सामाजिक मंदी हम किन किन क्षेत्रों में देख रहे हैं। जो मार्जिनल सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उस पर इसको हम देख सकते हैं। वहां हम सामाजिक मंदी को देख सकते हैं कि जो लोग स्लम्स में रहते हैं, मुंबई जैसे महानगरों में जहाँ की पूरी आबादी का 40% जो है वो स्लम्स में रहता है। इंडियन पॉपुलेशन का भी 9% यानी कि 104 मिलियन पीपल जो हैं वो स्लम्स में रहते हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और बड़ी संख्या में लोग एक ही कमरे में रहते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये एक सेल्फ आइसोलेशन उन स्थितियों में, जिन स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, उन स्थितियों में पॉसिबल नहीं है, और ना ही फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है और ना ही सेल्फ आइसोलेशन पॉसिबल है। और जितनी भी कोविड पैंडेमिक के लिए जितने भी प्रिकॉशंस मेजर्स हैं, वे सब ला पाने में भी हम असमर्थ हैं इस स्थिति में। उसके साथ ही हम सोशल रिसेशन का जो दूसरा एंगल देख सकते हैं, वो इन इक्वलिटी में देखते हैं कि किस तरह से इस कोविड फेज में असमानता बढ़ी है। वो असमानता क्या अमीर और क्या गरीब, कोविड-19 ने सबको प्रभावित किया है, लेकिन अगर हम इसके प्रभाव के स्तर को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो अपर क्लास है उस पर अलग तरह का असर पड़ा है, जो मिडिल क्लास है उस पर अलग तरह का प्रभाव इसका पड़ा है, और जो लोअर क्लास है उस पर अलग तरह का प्रभाव पड़ा है। जो अपर क्लास है उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, उसके पास कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वो अपनी हॉबी को इस बीच फुलफिल कर रहा है, वो एंजॉय भी कर रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन जो लोअर क्लास है, जो कमजोर वर्ग है सामाजिक आर्थिक तौर पर, वो क्लास एक तरफ तो कोरोना से लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो भूख, कुपोषण, बेरोजगारी और गरीबी, इन सब से आज की स्थिति में लड़ रहा है। अब हम कुछ सोशल रिसेशन से रिलेटेड कुछ स्टडीज की अगर बात करें तो एक रिसेंट मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ है न्यूरो साइंस एंड बायो बिहेवियरल रिव्यू में, जिसमें कहा गया है कि हु आर मोर सोशल आइसोलेटेड, उनमें जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीआरपी जिसको कहा जाता है, और जो फाइब्रोजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या ब्लड क्लॉट है, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। और डेफिनेटली जो सोशल आइसोलेशन है, सोशल रिसेशन है, वह हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। एक दूसरा अध्ययन है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि आप जब अकेले रहते हैं और आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो आपका जो संपर्क टूट जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और यहाँ तक कि जो मृत्यु दर है उसका खतरा भी 32%, 29% से लेकर के 29% लोअर लिमिट है और 32% इसकी अपर लिमिट है, इतना तक इसका खतरा बढ़ जाता है। और सोशल आइसोलेशन जो है वो कहीं ना कहीं समाज को बहुत तरह से प्रभावित करती है। और एक ये भी अध्ययन सामने आया है कि जितना एक सिगरेट पीने से जितना रिस्क फैक्टर है, उतना ही सोशल आइसोलेशन का फैक्टर है एक दिन में। तो सोशल आइसोलेशन की वजह से हाइपरटेंशन और हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्ट्रेस जो हार्मोन है वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम सोशल रिसेशन के तौर पर देखते हैं, जिसमें सोशल टेंशन आती है, पब्लिक का ट्रस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है जिस पर मैं बात करूंगी, सोशियो कल्चरल क्राइसिस। सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप हमारे इस कोविड-19 के फेज में बिल्कुल कम हो गए हैं, सारी गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। एज वी नो कि इंडिया इज ए कलरफुल कंट्री, कई तरह के त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं और उन सभी पर इस कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है। और हमारे एंटरटेनमेंट के जो साधन थे, कल्चरल एक्टिविटीज हमारी प्रभावित हुई हैं, जो कि सोशल फैब्रिक का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आर्टिस्ट आते हैं, डांस परफॉर्मर्स आते हैं, थिएटर्स
परफॉर्मर्स हैं, जो छोटे शोज करते हैं, थोड़ी बहुत जो जिनकी इनकम जनरेट होती है, गांव-गांव जा करके अपने शो दिखाते हैं, उस तरह के लोग जो हैं इस समय क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अभी एक वेबिनार में मैं पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसमें एक कथक डांसर अपने व्यूज जब शेयर कर रही थी, तो वो बहुत दर्शकों की तालियों को मिस कर रही थी, और वो कहती है कि अलग ही एक आनंद होता है फेस टू फेस इंटरेक्ट करने का, तो उसको उन्होंने बहुत मिस किया। लेकिन मैं यहाँ पर भी इस बात को कहूंगी कि जो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं वे कम प्रभावित हुए हैं, और जो स्ट्रगलर हैं, जो उस फील्ड में अभी अभी आए हैं और अपना कैरियर देख रहे हैं, उन लोगों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, और उन्हें इस वक्त अपने इस स्किल को जो कहेंगे या अपनी अपनी जो ये प्रतिभा है उसको छोड़ना भी पड़ा है इस लॉकडाउन की स्थिति में या कोरोना फेज में। एक और एस्पेक्ट है इस शैडो पैंडेमिक का। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसकी वजह से महिलाओं और बच्चों पर इसका इस तरह का प्रभाव पड़ा है कि महिलाओं का स्वास्थ्य, उनके प्रति होने वाली जो हिंसाएं हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस तरह के केसेस बहुत बड़े हैं। वो दो वजह से बड़े हैं, एक तो केस रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे, और दूसरा जो हेल्पलाइन इनके लिए बनी हुई थी, वो हेल्पलाइन उनको मदद नहीं कर पा रही थी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको प्रसूति सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कैरिटस इंडिया ने अप्रैल 2020 में एक हेल्पलाइन शुरू की, और जिसका उद्देश्य था लोगों की सोशो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। और जब ये हेल्पलाइन उन्होंने शुरू की, तो उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर जो फोन कॉल्स उनको मिली वो मेडिकल हेल्प से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से रिलेटेड, और कोविड के बारे में जो र्यूमर सोसाइटी में फैला है उसके विषय में थी। तो ज़्यादातर उसमें, और कॉल करने वाले लोग कौन थे, वे ज़्यादातर विधवा महिलाएं, जो अकेली महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, गरीब परिवारों से हैं या विकलांग हैं, इस तरह के लोगों ने ज़्यादा उनसे कांटेक्ट किया था। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया समय पर, वो कुपोषण के शिकार हुए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कि स्कूल छोड़ना पड़ा है इस कोविड-19 की वजह से, क्योंकि उनके माता पिता का काम बिल्कुल कम हो गया, वो जितनी उनकी पहले इनकम थी वो बिल्कुल लोअर उस पे आ गए, और अब वो लॉकडाउन खुलने के बाद वे अब अपने माता पिता का हाथ बटा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्मार्टफोन आज भी, ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो आज भी एक सपने जैसा ही है। इस तरह से बच्चों से उनका शिक्षा का बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार से भी वंचित हो रहे हैं इस सिचुएशन में। अनदर एस्पेक्ट इसका है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके साथ किस तरह का एंटी सोशल एटीट्यूड लोगों का रहता है। कोविड-19 जो पेशेंट है एंड देयर फैमिली मेंबर being harassed by society and sometimes it's convert physical violence। टिहरी जिले का एक केस मैं आपको बताऊं कि एक माइग्रेंट वर्कर था और वो गांव आया इस कोविड फेज में। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो हॉस्पिटल जब अपनी वाइफ को लेकर के गया तो हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर था, जबकि वो कोरोना नेगेटिव हो चुका था। दिल्ली में भी एक इसी तरह का इंसिडेंट सामने आया है। कोरोना पेशेंट की वाइफ को हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया। पूरे विश्व में ये तो कोविड जो पेशेंट हैं उनके प्रति भी सोसाइटी का किस तरह का रवैया है, और कोविड से तो वो फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन फिर जब सोसाइटी उनको एंटी सोशल आई से देखती है, उनके साथ इस तरह का एटीट्यूड रखती है, तो उनकी कोविड से लड़ने की जो स्ट्रेंथ है, जो इम्यूनिटी है, कहीं ना कहीं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और पूरी दुनिया में आज नस्लवाद की घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं सोशल सॉलिडेरिटी के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। लेवल ऑफ सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे लोगों में कम हो रहा है, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा संकेत नहीं है। सेंसिटिविटी भी लोगों में कम होती जा रही है। बनारस के पलामू में एक माइग्रेंट लेबर जो लौट के गांव आया था, आसपास के लोगों ने उसके घर के पास जो हैंडपंप था उससे पानी भरना बंद कर दिया, उसका बाइकआउट कर दिया, उससे बातचीत करना बंद कर दिया। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी लोग फेस कर रहे हैं।
क्वारंटीन सेंटर में जो डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं के साथ जिस तरह की छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही हैं, थर्ड जेंडर के साथ जो इश्यूज आ रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट तक की घटनाएं जो क्वारंटीन सेंटर्स में सामने आ रही हैं, हेल्थ और हाइजीन की कंडीशन तो खराब है ही, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है क्वारंटीन सेंटर की। अभी कुमाऊं का एक वाकया था जहां पर कि एक छोटी बच्ची को सांप ने काट दिया क्वारंटीन सेंटर में और उसकी डेथ हो गई। तो ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके ऊपर एक दबाव भी क्रिएट हो रहा है। दबाव क्रिएट के सेंस में कि हेल्थ फैसिलिटी चूंकि अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा काम उनके ऊपर आ गया है और उस काम की तुलना में उनको उस तरह का पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। एक तो ये दबाव वो झेल रहे हैं और दूसरा दबाव जो सोसाइटी का वो झेलते हैं कि जब वो घर जाते हैं तो मकान मालिक उनको घर आने नहीं देते हैं, या सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो लोग उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो इसी का परिणाम है जो सिचुएशन फ्रंट लाइन वर्कर्स के सामने आई है, उसी का परिणाम है कि इस दौरान सुसाइड के केसेस, नर्सेस के सुसाइड के केसेस की घटनाएं बढ़ी हैं। गुरुग्राम में एक केस है, अहमदाबाद में आया था, दिल्ली में आया था। तो इस बीच इस कोविड-19 के फेज में हमें ये भी देखने को मिला है कि जो नर्स हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब हेल्थ और हाइजीन का एक एस्पेक्ट आता है कि महामारी के दौर में जो स्वास्थ्य है, साफ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके लिए साफ सफाई के लिए जरूरी है वाटर एक्सेसिबिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटीज, प्रॉपर वॉशिंग हैंड विद सोप। जैसे WHO की भी एक रिपोर्ट कहती है कि 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जिनके घर में साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। 40% ऐसी पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड। अब इंडियंस की चूंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बहुत सारे तरह के डिफरेंट वैरायटीज हैं स्पाइसेस की, और डिफरेंट सीजन्स, स्प्रिंग सीजन, ऑटम, विंटर एंड समर, इन सबको हम झेलते हैं। तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर जो रेट है वो बहुत अच्छा है। हेल्थ और हाइजीन कंडीशन क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत खराब देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके मैं कहूँगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बने स्कूल और पंचायत घर, जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है, और इसीलिए क्वारंटीन सेंटर से भागने वाले घटनाएं भी आती हैं कि लोगों को रखा जाता है और दूसरे तीसरे दिन वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तो अब इसके लिए पंचायतों को चूंकि जिम्मेदार माना गया है, लेकिन पंचायतों के पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऊपर से उनके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस तो आते हैं, बट उनके पास पूरे संसाधन नहीं है। वो किस तरह से फैसिलिटी मेंटेन करें, वो कैसे सोशल, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं, ये सब फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। जब हेल्थ का इशू आता है तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। UN की एक रिपोर्ट बताती है कि डिप्रेशन दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहा है, और इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, एलिनेशन, ये सब साइकोलॉजिकल क्राइसिस हैं जिस पर मुझसे पहले के वक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो ये दोहराव हो जाएगा। फेयर है कि मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा, इस तरह का फेयर लोगों के बीच में है। इनसिक्योरिटी है कि आगे क्या होगा, जॉब का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा। अनसर्टेनिटी है कि कोरोना कब जाएगा। वैक्सीन आती भी है, रूस ने इसकी पहल की है, लेकिन वैक्सीन बनने में बहुत समय लगता है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में वैक्सीन बने और वो फिर आगे काम न कर सके, क्योंकि वैक्सीन को बनने के कई फेजेस हैं, लगभग 2 साल उसमें पूरा लग जाता है अगर ठीक से उसको बनाया जाए। ह्यूमन ट्रायल होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। इसके साथ ही एक जो एस्पेक्ट है उस पर नहीं, यहाँ बहुत बात अच्छा है, करना वो भी कह चाहूंगी रहे हैं कि टाइम भी हो जाएगा क्रेडिबिलिटी ना। अभी तो वो जो मीडिया वो की ढोंडियाल मैम नहीं क्रेडिबिलिटी आ रही ना, मैं भी वो इनवाइट इस समय बहुत उसमें आ गई, संदेह के घेरे में आ गई है कि पब्लिक ट्रस्ट कम हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी पर हो या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी पर हो। तेजी से फेक न्यूज, र्यूमर वायरल हो रहे हैं और बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बिना देखे बिना समझे मैसेज फॉरवर्ड कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम फेक न्यूज को ट्रेस कर सकें। अल्टर न्यूज या 1-2 प्लेटफॉर्म है गिने चुने, उनकी क्षमता बहुत कम है, और न्यूज चैनल्स चूंकि अपनी TRP की दौड़ में हैं, तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को खोते जा रहे हैं आज के समय में। लोगों को भड़काना, उनको उकसाना, उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, मतलब कुछ सेंसिटिव इश्यूज हैं लाइक सुसाइड केसेस, बहुत सेंसिटिव इशू है, बड़ी जिम्मेदारी से इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे आपने अभी देखा सुशांत सिंह के केस में, और इनफैक्ट श्रीदेवी के केस में, अगर आपको याद हो
तो एक न्यूज चैनल ने तो बाकायदा अपने न्यूज रूम में एक बाथटब बनाया और उसमें लेट करके उसने रिपोर्टिंग की। तो मतलब इस तरह की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मीडिया की भी हमें चिन्हित करनी होगी। अब हम ये बात करते हैं कि कोविड-19 से ऐसा नहीं है कि सारे इश्यूज नेगेटिव ही रेज हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ लेसन भी इससे सीखने को मिले हैं। एक वायरस ने देखिए पूरी दुनिया को आज हिला दिया, विज्ञान को चुनौती दिया है और हमारे काम के तरीके, सोचने के तरीके सबको बदल के रख दिया। मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, ये लेसन हमें कोविड-19 ने दिया है। इसे हम प्रेम और जितने भी हमारे पॉजिटिव हमारी सेंसिटिविटी है या जितने भी हमारे इमोशंस हैं, वो सब मिल करके मानव जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी बहुत ऊपर है, बजाय कास्टिज्म से, रेसिज्म से, कम्युनलिज्म से, ये सर्वोपरि है। ये लेसन हमें कोविड-19 ने दिया है। और लेसन ये दिया है कि रेस्पेक्ट नेचर, नेचर इज सुप्रीम। हम नेचर को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे उतनी ही त्रासदी हमें झेलनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो बाढ़ के रूप में हो, वो भूकंप के रूप में हो, सुनामी के रूप में हो, चाहे वो कोविड-19 के रूप में हो। तो कहीं ना कहीं नेचर के साथ हमें सामंजस्य बिठाना होगा। ये हमें लेसन कोविड-19 ने दिया है। हमें लाइवलीहुड के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इन सब इश्यूज के बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना, ये एक लेसन हमें कोविड-19 ने दिया है कि एकदम से जब कोई स्थिति आती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। कोविड-19 की स्थिति ऐसी थी, तो केरला से हम इसमें सीख सकते हैं। केरला ने बहुत पहले से अपने यहाँ हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, बहुत साल उसको लगे, तब जाकर के वो आज इस लड़ाई को लड़ पाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल साइंटिस्ट, ये लेसन हमें कोविड-19 ने दिया है कि सोशल साइंटिस्ट को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और उसके न्यू एरियाज डेवलप हुए हैं, रिसर्च के नए एरिया, जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच। काफी समय से हम सोशल साइंटिस्ट हिस्टोरिकल अप्रोच को बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज करें, न्यू इंसाइट डेवलप करें और लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। बहुत जरूरी है इतिहास को पढ़ना, क्योंकि महामारियों का दौर रहा है, हर सदी में रहा है। तो उसको देखें कि हम उस वक्त किस तरह से लड़ रहे थे और आज हम कैसे लड़ सकते हैं, हम उस वक्त से क्या सीख सकते हैं, कौन सी स्थितियां ऐसी थी जो तब नहीं थी और आज हमारे पास हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वही मैंने कहा, आत्मनिरीक्षण, परीक्षण, वो सोशल साइंटिस्ट के लिए भी है, वो एज ए इंडिविजुअल भी है, वो नागरिक होने के नाते भी है कि उसको हम रियलाइज करें कि भौतिकता की दौड़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, लाइवलीहुड हमें कैसे मेंटेन करनी है, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, तभी हम इन स्थितियों से निकल सकते हैं। कुछ मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगी कि हर सदी में महामारी का प्रकोप रहा है और फिर समाज फिर से गिरा, फिर से उठा है। समाज ने अपने आप को, चूंकि बात ये आती है कि नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी ओवरकम इन दिस सिचुएशन। जिस तरह से एक शरीर के अंग जो हैं वो सब जुड़े होते हैं, उनकी एक सॉलिडेरिटी है जिसके माध्यम से शरीर चलता है और वो शरीर बाहरी वायरस के अटैक से हमें बचाता है, क्योंकि वो अपना एक इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और उस इम्यून सिस्टम से हम उस वायरस से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे समाज की भी एक सोशल इम्यूनिटी है और जब हम उस सोशल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हमारे सोशल रिलेशनशिप मजबूत होंगे और सोसाइटी अपने आप को हील करेगी। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी हील नहीं करेगी, हम इस स्थिति से निकल जाएंगे। कोरोना को तो एक दिन जाना ही है, क्योंकि सोसाइटी की भी अपनी हीलिंग पावर होती है। बट अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम उसकी हीलिंग पावर को, सोशल इम्यून सिस्टम को हम कैसे मजबूत करें, कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसमें मैं एक सुझाव ये अपना देना चाहूंगी कि हम ह्यूमैनिटेरियन एक्शन को फॉलो करें। अब ह्यूमैनिटेरियन एक्शन क्या है? यूएन ने इस संदर्भ में एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान फॉर कोविड-19 लॉन्च किया,
जिसमें जिसमें उन्होंने कुछ फंड भी इसके लिए रखा। $2 बिलियन का फंड इसके लिए उन्होंने निर्धारित किया। और यूएन ने यह स्वीकार किया कि जहां हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर है वहां कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है, खासकर जो शरणार्थी शिविर हैं, जो बच्चे हैं उनके ऊपर, और जो गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं उन लोगों पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। तो इस दृष्टिकोण से जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके कुछ बिंदुओं को हम समझें और उसको फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट्स से उनको हाईलाइट करूंगी। उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, हमें इस चेन को तोड़ना है, वो तो हम सब लोग जान ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो हाई रिस्क पर जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट पहले मिलना चाहिए। अभी कई जगह पर ये भी देखा गया कि जो लोग डायलिसिस पे थे या जो जिनको बहुत क्रॉनिक डिजीज थी उन लोगों को भी हॉस्पिटल नहीं लेने से मना कर दिया या उनको भी वो एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि ये स्थिति नहीं आनी चाहिए और जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर उन्होंने कहा कि वो जो है हम कम कर सकते हैं। हम कैसे कम कर सकते हैं? जो गाइडलाइन है उनको हम फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर कम बोझ पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत सारे जगहों पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। कंटिन्यू टू शेयर लर्निंग एंड इनोवेशन, हम अपनी व्यूज को शेयर करते रहें, हम बातचीत करते रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हम एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे की केयर करें, शेयर करें व्यूज को और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। तो इससे निश्चित तौर पर सुधार होगा। और गरीब लोगों की हमें मदद करनी है। देखिए, जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे आपको एक खुशी मिलती है, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। आप खुश रहने लगते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, आपके आसपास जो है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जब आप किसी की मदद करते हैं, क्योंकि आपको खुद ये महसूस होता है कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। इस ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान में वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जरूरतमंद हैं, बीमार हैं, उनकी मदद की भी बात की गई कि उनकी फिक्र करना बहुत जरूरी है। और जब हेल्थ की बात आती है, मदद करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स से सीखना भी चाहिए जो कि हमारे आसपास होते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे आसपास फॉलो की जा रही हैं, उनको भी अगर टाइम हो अनुराधा मैम तो हाँ बस 2 मिनट और लूंगी। ऑफ कोर्स। अच्छा, हाँ, ओके। तो इसमें हम लोग किन एग्जाम्पल से सीख सकते हैं? तो पहली जो मदद जो लोग कर रहे हैं वो वैक्सीन बनाने में जो वॉलंटियर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत आसान काम नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए जब ह्यूमन ट्रायल होता है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज होती है कि अगर आपकी डेथ भी हो गई तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो इस तरह के जिन लोगों ने उसमें हेल्प की है वो हमारे सामने एक तरह से इंस्पिरेशन है, हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है चूंकि ह्यूमन ट्रायल, अगर ह्यूमन ट्रायल नहीं होगा तो वैक्सीन नहीं बन पाएगी। तो वो एक सीखने वाली बात है। उसके साथ जो मानवता का प्रतीक बना है इस समय मुंबई का धारावी, जहां पर की शुरुआत में जिसको एक हॉट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वहाँ के जो लोकल हैं उन लोगों की सूझबूझ से और गवर्नमेंट की मदद से वहां पर कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी विल पावर की वजह से। क्योंकि जब ये एक केस धारावी में आया था तो चारों तरफ यही बात हो रही थी कि अब धारावी में आ गया तो समझो कि सारा धारावी कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मॉडल ने पूरे देश को एक मिसाल दी है और WHO ने भी इसकी सराहना की है और कहा है कि इस तरह के जो काम है, क्योंकि अब आप ये देखिए कि धारावी कहाँ से आता है, वो एक लोअर उससे आता है, स्लम्स एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो उसने भी इस समय मानवता को सबसे ऊपर रखा है। तो मानवता की जब बात आएगी तो वो क्लास सबसे आगे आता है, ये भी देखने वाली बात है। और वहाँ पे देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन स्क्रीनिंग सेंटर लगा और सबसे ज्यादा संख्या में पूरा परिवार का परिवार वहाँ पे प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। तो ये एक समझने सीखने वाली बात है। एज एन इंडिविजुअल कौन इसमें काम कर रहे हैं उन लोगों से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे सोनू सूद हैं जिन्होंने माइग्रेंट्स लेबर को घर पहुंचाया। झारखंड के चौपारण क्षेत्र में ONGC के एक इंजीनियर हैं अमितेश कुमार, उन्होंने जब वो NGO वो ONGC में काम कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल इस कोविड फेज में नौकरी छोड़ करके और वो गांव गए और गांव को उन्होंने कहा कि मैं स्मार्ट विलेज बनाऊंगा।
और काफी हद तक इन 3 महीनों में उन्होंने काम भी कर दिया वहाँ पे वाईफाई फैसिलिटीज, पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं, वाटर फैसिलिटीज, स्कूल, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। तो ये प्रेरणा है जिनसे हम सीख सकते हैं। कुछ सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, सिख कम्युनिटी सबसे आगे इस काम में रहती है, लंगर गुरुद्वारा के माध्यम से जो किए जाते हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन, गिव इंडिया, गूंज फाउंडेशन, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अन्य भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी सुविधाएं नहीं है। तो केरला में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थान में पंचायतों ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए जिनसे कि हम सीख सकते हैं। ये सभी अच्छे प्रयास हैं जिनको हम नेशनल लेवल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही लव, फेथ, केयरिंग, शेयरिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, इस पोस्ट कोविड फेज से निकलने में हमें ये सारी चीजें ही मदद करेंगी, क्योंकि कोरोना को तो एक दिन जाना ही है, लेकिन इस कोरोना फेज में हम क्या क्या सीखे हैं और क्या हमारे अंदर बदलाव आए, पॉजिटिव चेंज क्या आए, यही इसी के लिए हमें याद किया जाएगा। हिस्ट्री विल जज us on how we responded to the poorest community, needy people in their darkest hour. हिस्ट्री हमें इस बात के लिए याद करेगी कि हमने ऐसे मुश्किल दौर में किस तरह से फाइट की, कैसे लोगों की मदद की और हम कैसे आगे आए थे। तो हिस्ट्री इस बात को जज करेगी। तो ये हमारे पास मौका है कि हम कैसे अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज करें सोसाइटी के लिए और कैसे हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। एंड वंस अगेन thank you very much Dr. Anuradha ma'am to giving me this opportunity, and that's it from my side. Over to you ma'am. Thank you, Kiran ma'am. Thank you so much for a wonderful and knowledgeable session. Unfortunately, Dr. Thodial ma'am will not connect with us because of some technical problem. So now I again would like to request Dr. Shalini Vohra to share her wonderful presentation with us. Dr. Shalini Vohra, over to you. I'm not able to, thank you, Dr. Anuradha, but I'm not able to share my screen. Okay. Okay. I think there is a try one more time. Okay. Yes ma'am, it's visible. It's visible now. Sorry, during that time I thought that it is visible to all, but it was not. So just to sharing with you the presentation, as already I discussed with you, psychosocial anxieties, disorders, and emerging psychosocial anxieties on elderly people. I conducted a survey that also I discussed with you people, and how can we be able to helpful to them, even for the women working and non-working as well. So this short survey I conducted, and I think like with definitely resilient approach, definitely we'll be able to cope that particular situation. So I already shared with you a lot of details. So over to you, Dr. Anuradha. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Now, this is a time for vote of thanks, because ma'am will not connect with us, Thodial ma'am. Okay, next time. Thank you so much of all of you for wonderful interactive session. Due to lack of the time, we cannot take questions, but you can definitely type it and we can circulate the solution of all the queries within a week time. My special thanks to Chief Patron Shri Mahant Devendra Das Ji Maharaj, Secretary Managing Committee Shri Guru Ram Rai PG College Dehradun, and Patron Professor V. Borai, Principal Shri Guru Ram Rai PG College Dehradun, for their motivations and continuous support. I am grateful to Advisory Committee for their support. I am also thankful to Mr. Dhaneshwar Ji, Dr. A.P. Singh from Maths Department of SGR PG College for their technical support. I am equally thankful to lovely and supportive audience and participants, and I am sure by following the tips provided by our esteemed guest
speakers, we will able overcome all negative situations and with positive human resiliences approach current situation will also pass away. With this, once again, I'm grateful to all of you, and we are looking forward to organize more webinars in the field of social science. So once again, thank you so much for taking out time of your busy schedule. Thank you. Thank you so much, all of you. Good evening, everyone. Just I am sharing the feedback form for all of you. So please fill that. And within 1 week, we will share the certificates for that. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for all of you. I am requesting unmute all if anyone wants to anyone wants to share something, then anyone can unmute yourself and you can share. या धनेश्वर जी, आपने मुझे अनम्यूट किया है अभी. Yes. हेलो. Yes, ma'am. जी, Now it's audible. अनुराधा मैम चली गई है. Let me check, ma'am. हाँ. हाँ, ma'am. Sorry. हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया. शायद चली गई है वो. थैंक्स वंस अगेन. Thank you, ma'am. So please, it's request to all. So please fill the feedback form that I shared on the chat window. संभाल के रख दी, तो लाइट इधर उधर गिरना पड़ा कोई सा ना.